हाय नमस्कार। तो 11वीं क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। और अब तक हमने जो 8 अध्याय है, 8 जो चैप्टर है, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आज हम लोग इसका जो 9वां अध्याय है, 9वां चैप्टर है, जिसमें बात की गई है आपका सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन, उष्मा संतुलन यानी कि हीट बजट, और टेम्परेचर उसके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अलग अलग वीडियो में तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। एक वीडियो में हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो सोलर रेडिएशन देखेंगे, उसके बाद जो पृथ्वी का हीट बजट है उसको देखेंगे, फिर जो टेम्परेचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्या फैक्टर उसको अफेक्ट करता है, वो सारे कॉन्सेप्ट फिर हम लोग अगले सेपरेट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि जब एक्सप्लेन किया जाता है तो बहुत लंबा होता है, तो एक वीडियो में फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा और मैं भी थक जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। तो अलग अलग कर देते हैं इसको। तो आज वाली वीडियो में जो है वो देखेंगे कि सोलर रेडिएशन है, वो जो है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग आज कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो कि पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का इंट्रो भी इसी के साथ आएगा। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी को जो ऊर्जा चाहिए इसको संचालित होने के लिए, उसका लगभग संपूर्ण भाग जो है कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। यानी कि जो पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत आप कह सकते हैं वो क्या है? वो सूर्य है। और बदले में क्या करती है पृथ्वी? ये जो ऊर्जा इसने प्राप्त की ये वापस भी फिर से भेज देती है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जब हीट बजट पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम लोग ऊष्मा बजट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें बहुत डिटेल में देखेंगे फिगर के साथ कि इतना आया इतना वापस गया। कैलकुलेट कर करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो वापस आता है पृथ्वी पे वो वापस भेज भी देती है सूर्य की तरफ, मतलब अंतरिक्ष में भेज देती है। और इसके कारण जो मतलब सूर्य से आया और वापस पृथ्वी ने भेज दिया, उसके कारण पृथ्वी जो है ना तो बहुत ज्यादा गर्म होती है, ना ही बहुत ज्यादा जो है वो ठंडी होती है। एक संतुलन जो है वो बना रहता है। इस प्रकार हम पाएंगे कि जो देखो पृथ्वी के अलग अलग जो भाग है उस पे जो टेम्परेचर है वो एक जैसा नहीं होता है। आप देखेंगे कि जो ध्रुवों की तरफ सब जब जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर माइनस में मिलेगा आपको, 0 डिग्री से भी कम होता है। वहीं आप विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो काफी ज्यादा तापमान होता है। तो इस तापमान के कारण जो है वो आपका दाब में भी विभिन्नता आती है। जो प्रेशर है उसका भी ग्रेडियंट एक डेवलप हो जाता है। ग्रेडियंट का मतलब जब उस पर डिफरेंस आ जाए, तो जैसे जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे लो प्रेशर बनेगा, जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे हाई प्रेशर बनेगा। तो हवा क्या होगी? ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होने लगती है। और इन पवनों के द्वारा, चूंकि दाब के कारण जब पवनें प्रवाहित होगी तो ये ताप का जो है स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह जो है वो करती है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन करने लगती है। सूर्य से जो ये ऊर्जा प्राप्त होती है पृथ्वी पे, उसका जो अधिकतर भाग है वो लघु तरंग के रूप में वो प्राप्त होता है, शॉर्ट वेव के रूप में प्राप्त होता है। ये जो देखो सूर्य है, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, तो वो उसकी जो तरंग दैर्ध्य है, उसका जो वेवलेंथ है वो काफी छोटा होता है, इसीलिए इसको शॉर्ट वेव बोलते हैं। या फिर इसका एक और नाम देते हैं हम लोग शॉर्ट वेव रेडिएशन, या फिर लघु तरंग विकिरण इसको बोलते हैं, जो सूर्य से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और ये जो पृथ्वी पे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसी को चूंकि आ रही है, आगामी सौर विकिरण है, पृथ्वी पे आ रही है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, तो आगामी सौर विकिरण इसको बोलते हैं। या फिर शॉर्ट में इसको सूर्यताप या फिर इंसोलेशन जो है इसको बोलते हैं। तो इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन का मतलब है कि जो भी सूर्य की किरण पृथ्वी पे आ रही है, सौर किरण की मात्रा, उसको हम लोग इंसोलेशन बोलते हैं, सूर्यताप बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी देखो जियोड है, मतलब भूआब है। मुझे हिंदी में नहीं पता था, ये भूआब होता है इसका, एनसीईआरटी के हिसाब से तो वही है। तो जियोड का मतलब क्या होता है? जियोड देखो क्या है कि पृथ्वी का जो आप शेप देखते हो उसको जियोड बोला जाता है, भूआब बोला जाता है। तो ये पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ा सा ध्रुवों पे ये चपटा है, इसीलिए इसको जियोड बोलते हैं हम लोग। और जो पृथ्वी पे सूर्य की किरण जो आती है यहाँ पे उसके सतह पे या वायुमंडल में, तो वो सीधा नहीं आती, वो तिरछा आती है। हर जगह पे तिरछा नहीं आता, कहीं ना कहीं वर्ष के किसी समय किसी हिस्से में जो है वो सूर्य किरण जो है वो थोड़ी सीधी पड़ रही होती है। तो लेकिन हर जगह पे सीधे नहीं पड़ती। अधिकतर जो एरिया है वहां पे आप देखेंगे कि सूर्य की किरण जो है वो थोड़ी तिरछी पड़ती है। और तिरछा पड़ने के कारण क्या होता है कि अभी मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में आगे कि कैसे जो है तिरछा पड़ने के कारण जो पर यूनिट जो ताप है वो सूर्य से वो कम प्राप्त होता है। तो इसी कारण क्या होगा, सिंपल अभी आप ये समझ लो कि जब भी
जो सूर्य की किरण बहुत ज्यादा तिरछी होगी किसी भी एरिया पे, तो वहां पे जो है वो ताप जो है वो कम प्राप्त कर पाती है, ऊर्जा की मात्रा जो है वहां पे कम होती है उस स्थान पे आमतौर पे। तो कहीं पे देखो, यहाँ पे जब सीधा सूर्य की किरण पड़ेगी विषुवत रेखा के आसपास, तो वो ज्यादा कैलोरी प्राप्त करेगी, ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करेगी सूर्य की। ध्रुवों पे कम पड़ेगी तो कम प्राप्त करेगी। बट हम एक एवरेज देखें, सबको जोड़ करके उसका एवरेज निकालें, तो लगभग पृथ्वी की सतह पे आपका 1.94 कैलोरी जो है वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि प्रति मिनट इतना कैलोरी जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे जो है वो सूर्य से हमें प्राप्त हो रहा होता है पृथ्वी पे। देखो, ये जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है सूर्य से मतलब पृथ्वी पे, वो थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे वर्ष के दौरान जो है वो उसमें परिवर्तन होता है, मतलब एक जैसा नहीं रहता वो। और ये क्यों होता है? ये होता है कि ये जो सूर्य है और ये जो पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी, इसके बीच की जो दूरी है उसमें डिफरेंस के कारण होता है। वो वर्ष के किसी हिस्से में सूर्य जो है वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, और किसी हिस्से मतलब कि किसी समय जो है वर्ष के, जैसे कुछ महीनों में ये सबसे ज्यादा नजदीक हो जाता है। तो इससे कारण दो परिघटना बनती है जिसको हम लोग अपसौर और उपसौर के नाम से जानते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। तो पृथ्वी क्या है ना, देखो, ये सूर्य के चारों तरफ जो है वो परिक्रमा कर रही है, और ये पूरी तरह से गोलीय पाथ पे तो नहीं है, सर्पिल आकार बोलते हैं शायद इसको। तो एक समय क्या होता है, यहाँ पे सूर्य देखो नजदीक हो जाएगी सबसे, मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक हो जाएगी, और एक समय जो है वो पृथ्वी जो है सबसे दूर हो जाएगी। तो ये दूर जो हो जाएगी वो परिघटना होती है आपको 4 जुलाई को, और इस जो परिघटना है, इस परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं अप हेलियन, यानी कि 4 जुलाई को जो पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे दूर होती है। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर होती है, जिसको हम लोग अपसौर बोलते हैं। कितनी दूर होती है यहाँ पे? लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर जो है वो, आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। और वही जो है वो 3 जनवरी को जो है वो पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट होती है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये इसको, इस परिघटना को हम लोग, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है वर्ष के किसी हिस्से में, उसको हम लोग बोलते हैं उपसौर, यानी कि पेरिहेलियन। तो जब सूर्य सबसे दूर हो तो अपहेलियन, यानी कि अपसौर, अपहेलियन अपसौर, और पेरिहेलियन उपसौर जो सबसे नजदीक हो तो कई सारी स्थितियां बनती रहती है। देखो, जब ये तो हो गया कि सबसे नजदीक और दूर हो गया, डेट याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 जुलाई को सबसे दूर और 3 जनवरी को सबसे नजदीक, तो बहुत ज्यादा देखो अंतर नहीं होता है। आप देखो, ये 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है और ये 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है, तो टोटल डिफरेंस आप देखोगे लगभग 50 लाख किलोमीटर का ही आता है। तो अभी आगे देखेंगे कि बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो परिक्रमा करती है, उसके कारण बहुत सारी स्थितियां जो पैदा होती है। जैसे एक स्थिति आपको अपहेलियन पेरिहेलियन दिख गया, एक होगा ये कि विषुवत रेखा पे जब सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी तो उसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये होता है मार्च में, और दूसरा होता है सितंबर में। ठीक है, सितंबर 22-23 को और मार्च 20-21 को विषुवत रेखा पर सबसे सीधी पड़ती है सूर्य की किरण, उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, विषुव बोलते हैं इसको हिंदी में, विषुव। ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैट है, फैट नहीं फैक्ट है, तो आपको जानना चाहिए ये चीज। और जब कर्क रेखा और मकर रेखा पे जब सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं सोलिस्टिस, अयनांत बोलते हैं, अयांत ऐसे कुछ बोलते हैं, अयनांत ऐसे, हाँ। तो सोलिस्टिस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये जून में होता है, जून 21 और 22 को जो है वो कर्क रेखा पे सीधी पड़ेगी तो उसको जून सोलिस्टिस बोलेंगे। और जब मकर रेखा पे जब सीधी पड़ती है तो उसको दिसंबर सोलिस्टिस बोलते हैं। ये दिसंबर 21 और 22 को होता है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। तो देखो क्या होता है कि इसी के कारण जो जुलाई 4 को सबसे दूर रह गई तो थोड़ा कम प्राप्त करती है सूर्य ताप की मात्रा, और जनवरी 3 को सबसे नजदीक रह गई तो थोड़ा ज्यादा प्राप्त करती है। वही कह रहा है कि इसीलिए पृथ्वी जो है वो वार्षिक सूर्य ताप जो है वो 3 जनवरी को थोड़ा ज्यादा प्राप्त करती है 4 जुलाई की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो, लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये जो आपने देखा कि 4 जुलाई को मतलब कि कम प्राप्त कर रही थी, बट एक चीज ध्यान रखिए, कम प्राप्त करेगी या ज्यादा प्राप्त करेगी, इससे ज्यादा फर्क कुछ पड़ने वाला है नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए ना कि 4 जुलाई को होना चाहिए क्या कि जब सूर्य सबसे दूर है पृथ्वी से तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, बट हमारे यहाँ तो गर्मियां होती है। आप जुलाई में देखो कितनी गर्मियां होती है। ठीक है, वहीं 3 जनवरी को ये नजदीक है तो हमारे यहाँ सर्दी, ये होना चाहिए, मतलब गर्मियां होना चाहिए, बट हमारे यहाँ सर्दी होती है। लेकिन हाँ, उल्टा होता है, जैसे हमारे यहाँ चूंकि गर्मी होती है
तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सर्दी पड़ रही होती है उस वक्त, और जब हमारे यहाँ जनवरी में जो सर्दियां होती है तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे गर्मियां पड़ रही होती। बट फिर भी ओवरऑल जो है वो ज्यादा इफेक्ट इससे पड़ने वाला है नहीं, और ये जो प्रभाव है इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है किससे, ये जो समुद्र और भी जो कारक है जैसे कि समुद्र और स्थल का जो वितरण है उसके द्वारा, जो वायुमंडलीय परिसंचरण है यानी कि जो हवाओं का परिसंचरण होता है पृथ्वी पे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके कारण से इसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। और यही कारण है कि ये जो भिन्नता है सूर्यताप की, ये जो 4 जुलाई और 3 जनवरी वाली, उस वो डेली वाला जो मतलब डेली प्रतिदिन जो पृथ्वी पे जो मौसम परिवर्तन होता है उस पर कुछ खास फर्क ये नहीं डाल पाती। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 50 लाख का डिफरेंस बहुत ज्यादा ये नहीं होता, और आपने एग्जाम्पल से भी देखा कि कुछ फर्क इससे पड़ने वाला है नहीं, बट वैसा है तो ध्यान रखना पड़ेगा ये 2 परिस्थितियां जो बनी है। अब है कि सूर्यताप पे जो भिन्नता आती है, ये जो प्रतिवर्ष होता रहता है, प्रतिदिन प्रतिवर्ष होता है, ये विभिन्नता क्यों आती है, जो वेरिएबिलिटी होती है सूर्यताप में, जो वेरिएशन है, उसके आने के कई सारे कारक है। ये 5 कारक है इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग अभी देखिए, मतलब बारी बारी से देखेंगे। पहले मैं पढ़ देता हूँ कौन कौन सा है। तो पहला बोल रहा है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, वो फर्स्ट रीजन है। दूसरा है कि सूर्य की किरणों का जो नति कोण बनता है पृथ्वी पे किसी भी स्थान पे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो है। दिन की अवधि, कहीं पे दिन ज्यादा, कभी ठंड में आप देखेंगे कि दिन की अवधि छोटी होती है, गर्मियों में दिन की अवधि बड़ी होती है, तो उससे फर्क पड़ता है। वायुमंडल की पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी है, उससे फर्क पड़ता है। और स्थल का जो विन्यास है उसके कारण जो फर्क पड़ता है। तो ये 3 जो शुरुआती फैक्टर है वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं जो सूर्यताप में जो विभिन्नता आती है उस पर। लास्ट वाले 2 कम प्रभाव डालते हैं। एक एक करके देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला है कि जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जो रोटेशन होता है पृथ्वी का। पृथ्वी क्या है, देखो ये पृथ्वी का जो ये एक्सिस है ये लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये अपने अक्ष के चारों तरफ जो है पृथ्वी घूम रही होती है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो फर्क, जब ये सिर्फ एक जगह पे घूम रही होती तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या कर रही है, ये अपने अक्ष पे घूम भी रही है इस तरह से, और ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी कर रही है। मतलब ये जो सूर्य जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा पृथ्वी कर रही होगी तो भी ऐसे अपने अक्ष के चारों तरफ ये घूम रही होगी और ऐसे परिक्रमा भी कर रही होगी। तो 2 तरीके का इसमें मूवमेंट है, एक अपने अक्ष पे और दूसरा सूर्य के चारों तरफ। तो जो अपने अक्ष पे होता है उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं, और जो चारों तरफ होता है उसको हम लोग परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ख्याल करना है कि जो अपने अक्ष से जो पृथ्वी झुकी हुई है वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री, लेकिन ये जो सूर्य के जो चारों तरफ घूम रही है, सूर्य का जो परिक्रमण तल है, ठीक है, सूर्य की जो कक्षा है उससे जो ये बनाती है कोण वो है 66.5 डिग्री। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो सूर्य का जो सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करती है उस तल से पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कंफ्यूज मत होइएगा, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री एक्सिस के साथ है, ठीक है ना। तो इसके कारण से क्या होता है कि पृथ्वी पे 2 परिस्थितियां बनती है। वो जो मैंने बताया ना कि 2-3 परिस्थितियां बनती रहती है, एक तो सोलेस्टिस वाला, एक है आपका इक्विनॉक्स वाला, कि कभी आपका विषुवत रेखा पे सूर्य की कितनी सीधी पड़ेगी, कभी कर्क रेखा पे। तो होता क्या है, कैसे पड़ती है, सूर्य तो स्थिर है ना, आपको ऐसा लगेगा कि पृथ्वी यहाँ पे है और ये जो आपका विषुवत रेखा है और ये जो आपका कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो साल में एक समय जब जून का महीना आएगा तो सूर्य जो है यहाँ पे होगा कर्क रेखा के सामने। फिर आपका मार्च आएगा, फिर मान लीजिए, या फिर सितंबर आएगा जून के बाद, तो सूर्य जो है यहाँ होगा, इधर आ जाएगा। मतलब उत्तरी गोलार्ध में आने के बाद जैसे जैसे फिर हम सर्दियों की तरफ बढ़ेंगे तो सूर्य जो है नीचे आना शुरू होगा। फिर सूर्य जो है आप देखेंगे कि जनवरी के आसपास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दिसंबर में। उसके बाद फिर से ये ऊपर की तरफ बढ़ना होगा। तो ऊपर और नीचे जो उत्तरी और दक्षिणी जो है वो मूवमेंट सूर्य का जारी रहता है। लेकिन ध्यान रखिए, सूर्य तो स्थिर है ना, सूर्य कैसे मूव कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग आभासी मूवमेंट बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अपैरेंट मूवमेंट ऑफ सन, ठीक है, आभासी गति। सन नहीं ऊपर नीचे मूव कर रहा, पृथ्वी जो है जो कि इस तरह से झुकी हुई है और ये जब घूमती है चारों तरफ तो इसके कारण से जो है ये परिस्थितियां बनती है। कैसे, देखो, ये मान लो कि अभी ये जून सोलेस्टिस बना। जून सोलेस्टिस कब बोलते हैं, जब जून के महीने में सूर्य की किरण कर्क रेखा पे बिल्कुल सीधी पड़े तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां पड़ती है, बहुत भयानक गर्मियां पड़ती है। हमारे यहाँ सोचो जून में कितनी गर्मी पड़ती है, तो उसको हम लोग जून सोलेस्टिस बोलते हैं, अयांत बोलते हैं हिंदी में।
अयानत ऐसे करके होता है, ये हिंदी होता है। तो उत्तरी अयांत और इसको दक्षिणी अयांत बोलेंगे। तो यहाँ पे कर्क रेखा पे पड़ रही है और ये ध्रुव पोल एरिया पे देखो, ये जो दक्षिणी गोलार्ध है ये बिल्कुल अंधेरे में डूबा रहता है। यहाँ पे सूर्य की किरण आ ही नहीं रही, यहाँ पे अटक जाएगा, आप देखो ना, आ ही नहीं रही है। जबकि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध पे आप देखो पड़ रही है, जो ध्रुवों पे है, उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, वहां पे पड़ रही है। उसी तरीके से फिर दिसंबर में क्या होगा कि जब सूर्य पृथ्वी जो है यहां से घूम करके वापस ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देखो कि आप दक्षिणी गोलार्ध पे सूर्य की किरण, दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर पड़ेगी। और ये जो दिसंबर सोलिस्टिस बनेगा उस समय क्या होता है कि जो मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में उस पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिसंबर में हमारे यहाँ सर्दियां पड़ेगी। ये जो हम लोग ये कर्क रेखा के आसपास है तो सर्दियां पड़ेगी हमारे पास। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काफी गर्मियां पड़ती है दिसंबर में। तो अब देखो कि इस कंडीशन में यानी कि दिसंबर सोलिस्टिस में क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में क्यों बोल देता हूं बार बार, दक्षिणी ध्रुव पे जो है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और उत्तरी ध्रुव पे देखो नहीं पड़ पा रहा है, ये अंधेरे में डूबा रहता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे पड़ रहा था, यहाँ पे दक्षिण ध्रुव पे नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे पड़ रहा है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे नहीं पड़ रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, इसीलिए आपको ऐसा दिखता है कि कभी उत्तर हो गया कभी दक्षिण हो गया, सूर्य नहीं होता। पृथ्वी ये जो झुकावट है, जो 66.5 डिग्री की, इसके कारण देखो भाई होता रहता है, और इसके जो परिक्रमा हो रही है उसके कारण होता रहता है। ठीक है ना। तो इसके कारण ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है उसके कारण से जो है वो ये जो आपका, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूं इसको कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और ये विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करता है। आपने देख लिया कि 23.5 डिग्री उत्तर पे ये जून में ज्यादा पड़ेगा, वहीं 23.5 डिग्री दक्षिण पे दिसंबर में ज्यादा पड़ेगा, यानी कर्क रेखा पे उत्तर में ये जब जून में होगा उस पर पड़ेगा सीधा, और ये आपका मकर रेखा पे दिसंबर में सीधा पड़ेगा। तो ये आपका बेसिक जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट था, जो मैं डिटेल समझा सकता था मैंने समझा दिया। कभी जब मौका मिलेगा तो मैं डिटेल में सिर्फ इसी पे बात करूंगा, एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे जो है वो ये अंतर आता रहता है ये सारी चीजें। ठीक है, रोटेशन के कारण और रिवोल्यूशन के कारण। दूसरा देखो जो फैक्टर है वेरिएबिलिटी का, वो है आपका सूर्य की किरणों का नतिकोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज। ये क्या होता है कि ये जो सूर्य की किरण आ रही है, ये जो किसी स्थान के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं नति कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नति कोण जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना सीधा पड़ेगा। मान लो कि 90 डिग्री होगा तो बिल्कुल सीधा पड़ेगा, कम होगा तो तिरछा पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो वही बोल रहा है कि जब उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे हम लोग, यानी कि 0 डिग्री पे विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, और इधर बढ़ेंगे तो बढ़ता रहेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे आपका ध्रुव है। तो अक्षांश जितना उच्च होगा, यानी कि ध्रुव की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे, किरणों का नति कोण उतना ही कम होता जाएगा, और जितना नति कोण कम होगा उतना ही तिरछा जो है वो सूर्य की किरण पड़ेगी। और जब सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी तो क्या होगा, देखिए क्या होता है। तिरछी जो किरणें होती है वो सीधी किरणों की अपेक्षा जो है वो कम स्थान पे पड़ती है। देखो क्या होता है, सिंपल समझो, ये मैं पढ़ूंगा तो थोड़ा आप भी कंफ्यूज कर जाओगे, और पढ़ने में थोड़ा सा वो आर्टिफिशियल वाला फील होता है। जब सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी तो मान लो कि ये एरिया है, इस पे जो है वो सारी किरण इसी एरिया पे पड़ रही है, आप ये देखो। लेकिन अगर तिरछा पड़ा तो ये इतने बड़े एरिया को कवर कर रहा है, इससे ज्यादा बड़ा है, तो किरण उतनी ही रही, मान लो कि चीज उतनी ही है, अब डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा भागों में हो गया, तो पर एरिया जो है वो कम मिला। आप समझ रहे हो ना। मान लो कि 10 जूल जो है वो आ रहा है ऊर्जा, और 10 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो सीधा जब पड़ेगा तो पूरी तरह से 10 स्क्वायर फीट पे पड़ गया, ये इस वाले कंडीशन में तो ज्यादा में, मतलब कि मान लो कि एक एक सबको मिला। अब है कि 10 जूल का ही वो जो ऊर्जा है वो है, अब इसका हो गया 20 स्क्वायर फीट, तो हर पे आधा मिलेगा ना इसको। तो मतलब कि ऊर्जा उतनी है, लेकिन क्या होगा कि जब सीधा पड़ेगा सूर्य की किरण तो कम हिस्से पे पड़ेगा और ज्यादा मात्रा में जो है वो सूर्य ताप जो है वो प्राप्त होता है। वहीं जब तिरछा पड़ेगा तो पर यूनिट एरिया जो है वो, प्रति इकाई जो क्षेत्र है वो कम ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है तिरछा पड़ने के कारण। इसके कारण क्या होता है कि जो है वो सूर्य ताप में किसी भी स्थान पे भिन्नता आएगी, जैसे ध्रुव पे जो है वो कम सूर्य ताप प्राप्त होता है, और विषुवत रेखा के आसपास जो क्षेत्र होते हैं वहां पे सूर्य ताप ज्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए विषुवत रेखा के आसपास जो क्षेत्र होते हैं
वो ज्यादा गर्म होता है और ध्रुवों पे ठंडा ज्यादा होता है। इसके अलावा जो है वो तिरछी किरणों के साथ एक और समस्या होती है कि जब तिरछी किरणें जो वायुमंडल से जब गुजरती है तो उसको ज्यादा दूरी जो है वो कवर करना पड़ता है, ज्यादा अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है वायुमंडल में। जबकि सीधे किरणें क्या होती है कि उसको कम दूरी जो है वो ट्रेवल करनी पड़ती है। तो जब ज्यादा दूर किरणें जब ट्रेवल करेगी तो उसका अवशोषण, उसमें प्रकीर्णन, उसका विसरण जो है वो ज्यादा होगा, जिसके कारण उसकी ऊर्जा का जो है वो ज्यादा हास होता है। जैसे जब वायुमंडल से गुजरती है तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें धूल कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं। तो धूल कण क्या करेंगे, इसको वापस लौटा देंगे विकिरणन के द्वारा। फिर जलवाष्प होगा, थोड़ा बहुत सोख लेगा, थोड़ा बहुत वापस कर देगा, ठीक है, विकिरण हो जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा, उसको विसरण बोलते हैं हम लोग। तो उसके कारण जो है वो उसकी ऊर्जा जो है वो घट जाती है, उसकी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते। तो इस कारण भी तिरछी किरणें कम ऊर्जा लाती है और सीधी किरणें ज्यादा ऊर्जा लाती है किसी भी स्थान पे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो रीजन है वो है लेंथ ऑफ द डे, यानी कि अगर दिन की अवधि ज्यादा होगी, मतलब आप देखो गर्मियों में कि लगभग 6 बजे सूर्य जो है वो उदय हो जाता है और 6 बजे या 7 बजे शाम तक रहता है, तो लगभग 12 घंटे सूर्य निकला रहा। सर्दियों में आप देखोगे तो लगभग 8-9 बजे तो सूर्य ही निकलता है, 9 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास, और ये 4 बजे के आसपास डूब जाता है सूर्य। तो बहुत कम हो गया ये तो इसी कारण से जितना लंबा दिन होगा, जितना वक्त सूर्य ज्यादा देर निकलेगा, उतनी ज्यादा जो है वो सूर्यताप की मात्रा हमें प्राप्त होगी। और इसके कारण भी विभिन्नता आती है, जहां कम सूर्य किरण पहुंचेगी वहां कम, और जहां ज्यादा तो ज्यादा। सिंपल सी चीज है। अब है वायुमंडल की पारदर्शिता, चौथा फैक्टर। देखो, अगर वायुमंडल में बादल बहुत ज्यादा है किसी भी क्षेत्र में, तो उसके कारण क्या होगा कि वहां पे सूर्य की किरणों को आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, और वहां पे कम पहुंचती है, ठीक है, यानी कि अपारदर्शी होती है, वहां पे बहुत कम पारदर्शी होती है। जैसे विषुवत रेखा पे आप देखोगे तो वहां पे बादल वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं तो कम सूर्यताप प्राप्त होता है, जबकि ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे तो सीधा पड़ता है तो नहीं। लेकिन क्योंकि वहां पे क्या होता है कि बादल वगैरह बनते हैं, वहां पे संघनन वगैरह जो होता है बहुत ज्यादा, वो डिस्कस करेंगे आगे हम, ठीक है। और जहां पे जो है वो आकाश जो है बिल्कुल साफ होगा, बादल वगैरह नहीं होंगे, यानी कि ट्रांसपेरेंट होगा, तो वो सीधा जो है वो ज्यादा पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है जितना ज्यादा पारदर्शी होगा वायुमंडल, उतना ज्यादा जो है वो सूर्यता प्राप्त होगा। कम पारदर्शी होगा तो कम प्राप्त होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी में क्या होता है कि देखो, जो क्षोभ मंडल है वहां पे निलंबित कण जो है आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो है वो अंतरिक्ष में जो है वो, मतलब ये जो जब भी निलंबित कण देखो आपको मिलेगा, निलंबित कण का मतलब जो डस्ट पार्टिकल जो वायुमंडल में फैला हुआ है, ये क्या करते हैं, ये जो सूर्य का प्रकाश है उसका विकिरण, उसको विकिरण कर देते हैं, उसको वापस लौटा देते हैं, कुछ इधर उधर फैला देते हैं, इसको विकिरणन बोलते हैं। और ये जो विकिरणन की प्रक्रिया है, अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैटरिंग, इसके कारण से ही जो आकाश का आप जो रंग देखते हैं, चाहे वो नीला हो अभी दिन के समय जो होता है, और बाकी जो सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय, मतलब कि सुबह के समय और शाम के समय सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है, लाल, और आकाश का रंग जनरली जो है रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। वो किस लिए दिखाई पड़ता है, प्रकीर्णन के कारण जो है वो दिखाई पड़ता है, स्कैटरिंग के कारण दिखाई पड़ता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो फैक्टर है वो है स्थल विन्यास, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड। देखो, कहीं पे जो है वो स्थलीय भाग होगा तो वो सूर्य की मात्रा, सूर्य का जो ताप है वो ज्यादा अवशोषित करती है। कहीं पे जो है वो जलीय हिस्सा होता है जैसे महासागरों पे, वो कम अवशोषित करती है, वहां पे कम मतलब गर्म होती है। इसके कारण से भी आपको सूर्यताप पे विभिन्नता जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी कहीं पे अगर मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहां पे ज्यादा होगा, कहीं पे अगर मैदानी क्षेत्र है या फिर बर्फीला क्षेत्र है तो वहां पे कम होगा। तो इस तरह से इसके कारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है कि सूर्यताप का जो है वो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पे उसका जो वितरण है, यानी कि स्थानिक वितरण है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन उसका। तो देखो, जो धरातल पे सूर्यताप की जो मात्रा है वो उष्णकटिबंध में, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, अंग्रेजी में ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। ट्रॉपिकल एरिया कौन होता है, जो 0 डिग्री से लगभग आपका 10 से 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण, ये जो एरिया है आपका पूरा, इसको हम लोग उष्णकटिबंध बोलते हैं। वहां पे 320 वाट प्रति वर्ग मीटर प्राप्त होती है क्या, सूर्यताप। और ध्रुवों की तरफ आप जब जाएंगे तो लगभग 1/4 हो जाता है, यहाँ पे 70 वाट प्रति वर्ग मीटर पाई जाती है। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो पूरा ध्रुवों वाला, ये यहाँ पे जो है वो 70 वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। दक्षिण में चूंकि मानव निवास नहीं है, मतलब
ह्यूमन यहाँ पे अंटार्कटिका है तो कोई रहता नहीं उधर, तो हम लोग उसको कवर नहीं करते। बट यहाँ भी जो है वही प्राप्त होगा 70 वाट, और जो आपका जो उष्ण कटिबंध है वहां पे आपका ज्यादा प्राप्त होगा। आगे है जो सबसे अधिक जो सूर्यताप है आपका, वो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पे प्राप्त होता है। जो मैंने आपको भी पारदर्शिता वाला जो कंसेप्ट बताया कि बादल जब ज्यादा होगा तो कम वहां पे सूर्यताप प्राप्त होता है, और जब बादल कम होगा, आकाश बिल्कुल साफ होगा, तो सूर्यताप ज्यादा प्राप्त होता है। तो वही यहाँ पे भी आ गया देखो वापस से कि जो उपोष्ण कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध का मतलब ये हिस्सा जो आपका जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा पूरा जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, 23.5 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, और उत्तर और दक्षिण कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। वहां पे जो मरुस्थल होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका जो मरुस्थल होगा, नामीब डेजर्ट हो गया, सपोज करो यहाँ पे आपका थार डेजर्ट हो गया, यहाँ पे आपका अरब रेगिस्तान हो गया, इस तरह से जो आपका ये जो रेगिस्तान है वहां पे सबसे ज्यादा जो है सूर्यताप प्राप्त होते हैं। और ये विषुवत रेखा पे जो सूर्यताप की मात्रा है उससे भी ज्यादा प्राप्त होती है। विषुवत रेखा पे कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, किसके मुकाबले? इस उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों के मुकाबले। अब आपको लगेगा कि 0 डिग्री पे तो सूर्य का ताप ज्यादा सीधा पड़ता है, वहां पे सूर्य ज्यादा मात्रा में मतलब कि सूर्यताप प्राप्त होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पे क्या होता है कि यहाँ पे संवहन तरंगे या फिर आर्द्रता बहुत होती है, तो यहाँ पे लगभग डेली वर्षा होती है, डेली जो है बादल बनते हैं और वर्षा होगी, जिसके कारण से जो पारदर्शिता है वो कम होती है यहाँ पे। कहाँ पे? विषुवत वृत्त के आसपास, इस वाले क्षेत्र में। जबकि ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे बिल्कुल आकाश साफ होता है और वहां पे सबसे ज्यादा जो है आपका सूर्यताप देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। कहा जा रहा है कि सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर ज्यादा मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है और महासागरीय भाग में कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। कोई भी एक अक्षांश ले लो, ये देखो कर्क रेखा हम लोग ले लेते हैं 23.5 डिग्री, तो ये जो महासागर होंगे वहां पे कम सूर्यताप प्राप्त होगा और जमीन पे जो है वो ज्यादा सूर्यताप प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जमीन जो है वो ज्यादा हिस्सा अवशोषित करती है और महाजल जो है वो कम हिस्सा अवशोषित करता है। इसके कारण से ये जो डिफरेंस है आपको एक ही अक्षांश पे देखने को मिलेगा। शीत ऋतु में वही चीज है कि मध्य और उच्च अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में जो सूर्यताप है या फिर सोलर रेडिएशन है, सौर विकिरण है, वो प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है कि ठंडी में आपको कम मिलता है और गर्मियों में ज्यादा। क्यों? क्योंकि वही दिन की लंबाई कम होगी, ज्यादा होगी, इसके कारण से। अब है कि वायुमंडल का तापन और शीतलन, वायुमंडल हीट कैसे होता है, वो कूल कैसे होता है, वो देखेंगे हम लोग। तो देखो, वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के कई सारे तरीके हैं। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि जो प्रवेशी सौर विकिरण है उससे वो जो पृथ्वी पे पहुंचती है तो पृथ्वी की सतह जो है वहां पे वो गर्म हो जाती है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो सूर्य की किरण देखो आ रही है ना, ये पृथ्वी भी पड़ती है और पृथ्वी इससे जो है वो गर्म होती है। पृथ्वी जब गर्म होती है तो पृथ्वी जब गर्म होने के बाद ये फिर क्या करती है, कोई भी पिंड जिसमें तापमान पाया जाए, ऊष्मा पाई जाए, ठीक है, वो गर्म होता है तो अपने भीतर से वो तरंगे उत्पन्न करता है, ऊष्मा तरंगों को। तो पृथ्वी जैसे ही गर्म होगी ना, वो अपने भीतर से जो है ये तरंगे उत्पन्न करना शुरू कर देगी। इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिव विकिरण। ये सौर विकिरण हो गया जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त हो रही थी। पृथ्वी जब तरंगे विकिरण करेगी तो इसको हम लोग सौर विकिरण नहीं पार्थिव विकिरण बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलेंगे। और ये जो विकिरण होता है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। सौर विकिरण ये आपका लघु तरंगों के रूप में होता है, शॉर्ट वेव के रूप में होता है, मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन जो पृथ्वी ऊष्मा उत्सर्जित करेगी ये लॉन्ग वेव के रूप में होगा, दीर्घ तरंगों के रूप में होगा। और इसके कारण जो पृथ्वी के आसपास का हिस्सा है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, इसके कारण से गर्म होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो सूर्य की जो ऊष्मा है उससे पृथ्वी गर्म होती है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म नहीं होता। ध्यान रखिएगा इस चीज को। पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वो पार्थिव विकिरण से गर्म होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है। अभी आगे देखेंगे इस चीज को, आपको बस ये ध्यान रखना है। पृथ्वी गर्म हुई सूर्य के किरण के कारण, और उसके बाद पृथ्वी जब गर्म होगी तो ये सब जब यहाँ से पृथ्वी अपनी ऊष्मा उत्सर्जित करेगी तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या पाया जाता है, CO2, आपका जलवाष्प, ये सब क्या करती है, कंबल की तरह कार्य करती है और इसकी ऊष्मा को जो है वो कुछ अवशोषित करेगी और कुछ जो है वो यहाँ पे जो वायुमंडल में जो गैसें होंगी या फिर जो यहाँ पे होगा जलवाष्प वगैरह, वो इससे गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग।
तो देखो 3 तरीके से जो है पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होगा पृथ्वी के गर्म होने के बाद। एक को कहते हैं हम लोग चालन, कंडक्शन बोलते हैं, दूसरा होगा संवहन, आगे देखेंगे, और तीसरा होगा आपका एडवेक्शन, या फिर उसको हम लोग एडवेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं अभी देख लेंगे हम लोग। तो एडवेक्शन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंडक्शन। तो पृथ्वी ये जो गर्म हुई सूर्य के कारण, सूर्य की किरणों के कारण, तो फिर क्या करेगी, ये अपने आसपास जो इसके संपर्क में आई हुई हवा होगी उसको क्या करेगी, गर्म करेगी। यानी कि जो निचले परतें होती है वो जब संपर्क में आती है तो वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म होती है। मतलब ये जो जस्ट इसके ऊपर वाला हिस्सा, ऊपरी परत का मतलब यहाँ पे वाला, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। सिंपल समझो कि धरातल के जो नजदीक वाली हवा है वो गर्म हो गई पृथ्वी के गर्म होने के कारण। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं चालन, कंडक्शन। चालन तभी होगा जब दोनों पिंड जो हैं, जो जिसमें कम तापमान है और जिसमें ज्यादा है, मतलब ये जो हवा है और ये जो पृथ्वी है, दोनों जो इसके संपर्क में हो। जब भी दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में आए और उसमें तापमान का स्थानांतरण हो, उसको हम लोग चालन बोलते हैं। यानी उसके लिए कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए, सटा होना चाहिए दोनों, ठीक है। और इसके कारण जो होगा, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर जो है ऊर्जा का प्रवाह चलता रहेगा, और ये प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों पिंडों का जो तापमान है वो एक समान नहीं हो जाता, ठीक है। अगर मान लो इसमें 20 डिग्री सेल्सियस था, इसमें 5 डिग्री सेल्सियस था, तो इससे इसमें जाएगा तापमान। और अगर मान लो कि दोनों में 10-10 हो गया तो टेम्परेचर का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा। तो वायुमंडल की जो निचली परतें हैं उसको गर्म करने में जो चालन है, कंडक्शन है, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है संवहन। तो देखो क्या होगा कि ये जो चालन के कारण अभी निचली परतें गर्म हो गई यहाँ पे वायु की, तो जब गर्म होगी वायु तो ऊपर उठना शुरू कर देगी। तो जब लंबवत उठती हुई वायु ये अपने ऊपर के वायुमंडल की हवा को जब गर्म करेगी, ऊपर के वायुमंडल को गर्म करेगी, तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो बोलते हैं वो है कन्वेक्शन, संवहन। यानी कि जब पृथ्वी के संपर्क में जो आई हुई वायु है वो गर्म होकर के धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, तो अपने वायुमंडल में जो है वो तापमान का संचरण करती है, और इस लंबवत तापन की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। और ये जो ऊर्जा का स्थानांतरण है जो कन्वेक्शन के द्वारा होता है वो केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। आपका जो ट्रोपोस्फियर है वहां तक सीमित रहता है। ट्रोपोस्फियर क्या होता है सब बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, आप जाकर के देख लीजिए उसको। पहला जो लेयर है पृथ्वी का उसको वायुमंडल का, उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। तो अगला है देखो अभिवहन या फिर एडवेक्शन। इसी का हिंदी में भूल रहा था, अभिवहन का। तो चालन देखा हमने, संवहन देखा हमने दूसरा, और तीसरा है अभिवहन। तो अभिवहन क्या होता है कि बोला जा रहा है कि जब वायु का संचरण क्षैतिज रूप में हो और तापमान का जो स्थानांतरण हो तो उसको हम लोग एडवेक्शन बोलते हैं, अभिवहन बोलते हैं। लंबवत जब हो रहा था तो उसको हमने कन्वेक्शन कहा, यानी संवहन कहा। जब इस तरह से क्षैतिज रूप में हो तो वो होता है अभिवहन। ये होता है आमतौर पे जो दाब का अंतर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। देखो होगा क्या ना, मैं डिटेल ही थोड़ा कर देता हूं, लंबा हो वीडियो तो हो। ये मान लो कि संवहन कहीं पे हुआ, इस तरह से होना शुरू हुआ। यहाँ पे धरातल गर्म हो गया और हवा यहाँ से ऊपर उठना शुरू हुआ, तो यहाँ पे हवा का अभाव हो जाएगा। तो इसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे वहां से हवा इस तरफ आएगी और ये फिर ऊपर उठेगा। ये फिर कहीं पे जाकर के ठंडा होगा, हवा भारी होगा, फिर ये नीचे जो है वो बैठना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार का एक चक्र चलता है। तो ये जो ऊपर उठ रहा है ना, इसको हम लोग संवहन बोलेंगे। और इसको भरने के लिए जो क्षैतिज हवा चल रही है इस तरह से, इस तरफ से भी आएगी हवा, तो इन क्षैतिज हवाओं को बोलते हैं हम लोग अभिवहन। और इन क्षैतिज हवाओं के द्वारा, नहीं, अभिवहन तो ताप संचरण की प्रक्रिया हो गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं हवा का क्षैतिज संचरण। और इस हवा के क्षैतिज संचरण से जो तापमान का स्थानांतरण होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग एडवेक्शन बोलते हैं, अभिवहन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्षैतिज संचलन। और जितनी भी जो मौसम में दैनिक विभिन्नताएं आती है मध्य अक्षांशों में या फिर कोई किसी भी अक्षांश पे, ये अभिवहन के कारण ही आती है। वायु का जो इस तरह से क्षैतिज प्रवाह होता है, और इसी कारण से हम लोग जो वायु को है महसूस भी करते हैं। जो हवा चलती है तभी तो हमें फील होता है कि हाँ चलो यहाँ पे वायु है। तो ये जो गर्मियों में लू वगैरह चलती है, जो भी पवन होंगे वो इसी अभिवहन का परिणाम होते हैं, चाहे वो उष्ण कटिबंध में हो, चाहे वो शीतोष्ण कटिबंध में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर वही चीज कह रहा है कि जो प्रवेशी सौर विकिरण है, ये जो आने वाली जो सौर विकिरण है, सूर्यताप है, वो लघु तरंगों के रूप में होती है, शॉर्ट वेव के रूप में होती है। मैं तीसरी या चौथी बार बता रहा हूं इस वीडियो में ही आपको। ये सतह को गर्म करता है, और पृथ्वी जब स्वयं गर्म होती है
तो एक विकिरण पिंड बन जाती है। हाँ देखो आ गया, जो भी पहले आपको बताया है वो सारी चीजें अब लिखी हुई आ गई है, पढ़ने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो पृथ्वी इसके कारण गर्म होगी और स्वयं जो है एक विकिरण पिंड बन जाएगी और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में यानी कि लॉन्ग वेव के रूप में, सूर्य से जो आया वो शॉर्ट वेव, पृथ्वी से जो निकलेगा वो लॉन्ग वेव के रूप में ऊर्जा का जो है वो विकिरण करने लगती है। कौन? पृथ्वी। और ये ऊर्जा जो है वायुमंडल को नीचे से जो है वो गर्म करेगी। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग पार्थिव विकिरण या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं आपको। तो ये जो दीर्घ तरंग विकिरण है, लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जो पृथ्वी के द्वारा जो विकिरण हो रहा है, वो जो है वो क्या होता है कि यहाँ पे जो गैसें हैं, मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर बाकी जो ग्रीन हाउस गैस है या फिर जलवाष्प भी आप ले लो, वो क्या करता है? उसको अवशोषित कर लेता है और इसके कारण जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो गर्म रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार पार्थिव विकिरण के द्वारा जो वायुमंडल है वो जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्यताप से। आ गया ना वही चीज कि सूर्यताप से, सूर्य की उष्मा से वायुमंडल गर्म नहीं होता, ये गर्म होता है पार्थिव विकिरण से यानी कि पृथ्वी की उष्मा से, और सूर्य के विकिरण से पृथ्वी गर्म होता है। और फिर देखो, सूर्य से गर्म हुआ पृथ्वी और पृथ्वी की उष्मा से गर्म हुआ वायुमंडल। ठीक है, तो ये सूर्य की उष्मा से सीधे नहीं हुआ, ये इनडायरेक्ट रूप से हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। ठीक है ना, डायरेक्टली किससे हुआ? पृथ्वी की उष्मा से। इसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वायुमंडल जो है विकिरण के द्वारा ताप को अंतरिक्ष में भेज देता है, संचरित कर देता है, और इस प्रकार जो है पृथ्वी का जो सतह है, उसका जो वायुमंडल है, उसका तापमान जो है वो स्थिर रहता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है ये तापमान को अंतरिक्ष में भेजता है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है आपको समझने में तो नीचे कमेंट में करके अपनी क्वेरीज जो है आप बताएं। कोई सजेशन हो आपका, कोई सलाह हो इस वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी सलाह हो सकती है आप इसमें नीचे कमेंट करके आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।